वेलकम स्टूडेंट्स टू धृति क्लासेस। हम लेकर के आए हैं फिर एक नया लेक्चर हिस्ट्री का क्लास 10th का प्रिंट कल्चर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी बोरिंग चैप्टर लगता है सब किसी को। ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकूं, कहानियों के माध्यम से, कुछ एनिमेशंस के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। आई होप कि एटलीस्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये बोरिंग चैप्टर थोड़ा सा काम कर जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट चूंकि हमें सिलेबस में है तो हमें पूरा ही पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब जो है ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिंट कल्चर चैप्टर की तरफ। तो देखिए, प्रिंट कल्चर चैप्टर के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिंट कल्चर का क्या अहमियत है, इसके बारे में हमको समझना है। ये समझने से पहले आपको समझना होगा कि सोचिए कि आपके आसपास एक भी चीज जो प्रिंट की दिखाई दे रही है, कुछ भी प्रिंटेड, एनीथिंग, चाहे वो बुक्स हो, मैगजीन्स हो, होर्डिंग्स पे बड़े बड़े प्रिंट लगे हुए हो, पैम्पलेट्स हो, बॉटल वगैरह पर, डब्बे वगैरह पर प्रिंट किए हुए ब्रांड नेम्स हो, है ना, कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल पर चिपकाया हुआ स्टिकर हो, आप अपने आसपास देखिएगा तो बहुत सारी चीजें प्रिंटेड मटेरियल से बनी हुई हैं। इमेजिन कीजिए ये प्रिंट मटेरियल नहीं होता, हर कुछ हाथ से लिखना पड़ता, एक एक काम को हर बार हाथ से लिख लिख कर, मतलब सोचिए कि जितने बच्चे आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, हर बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक हैंड रिटन होती, हाथ से लिखी हुई होती। आपको एक नई बुक चाहिए होती तो आपको फिर लिखनी पड़ती या लिखवानी पड़ती किसी से। तो कितना हेक्टिक ये सारा मामला हो जाता। प्लस इतनी जल्दी से जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच भी नहीं पाती। ऑब्वियसली आप कहिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया। मैं प्रिंट कल्चर के पहले ही बात बता रहा हूं, जब प्रिंट मशीन नहीं थी तब की बात बता रहा हूं। तो फिर कैसे इस चीज को मॉडर्न वर्ल्ड में इसका हमने जो है फायदा उठाया। आज तो खैर किताबें पढ़ने लोगों ने बहुत कम कर दी, बस सिलेबस के नाम पर ही पढ़ रहे हैं, वो भी जैसे तैसे। बुक्स पढ़ना अपने आप में एक कला है, और बुक्स पढ़ना एक, कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई में और ब्रेन काम नहीं ठीक से कर पाया होता है। इसका एकमात्र कारण और भी है, एक कारण ये भी है कि आप बुक्स नहीं पढ़ रहे थे। जब आप बुक्स को रीड आउट कर रहे होते हैं तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली सेट होने लगता है। ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन बुक्स पढ़ने से आपको जो है ग्रेटर नॉलेज प्रोवाइड होती है और साथ ही साथ आपका फोकस भी बढ़ता है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आज आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो आप डिजिटल मीडियम पर पा रहे हैं, वैसे ही एक जमाने पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको कागजों पर मिल पाती थी, किताबों पर मिल पाती थी। तो वो उस समय तक का दौर कैसे पहुंच पाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर को। प्रिंट कल्चर के बारे में हम लोग को देखना है कि पहली प्रिंटेड बुक्स आपको कहां मिली। तो पहली प्रिंटेड बुक्स की शुरुआत चाइना में हुई। पेपर की शुरुआत भी चाइना में हुई, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन भी चाइना ने ही किया था। चाइना में प्रिंटेड बुक्स कैसे होती थी, लगभग 594 एडी के आसपास की बात है। बुक्स जो है वो वुडन ब्लॉक्स पर, लकड़ी के तख्ते पर कार्विंग्स कर करके, उकेर करके, जो भी चीज लिखनी होती थी, जो भी ड्राइंग बनानी होती थी, उसको लकड़ी पर उकेर दिया करते थे, उसके ऊपर इंक लगा करके पेपर उसके ऊपर रब कर दिया करते थे। तो आपको जो है वो कह सकते हैं पहली बार प्रिंट कुछ ऐसे ही होता था वुडन ब्लॉक्स का। और वुडन ब्लॉक्स काफी लंबे समय तक चला, तो आपको जो वुडन ब्लॉक्स पर ये सारी चीजें होती थी। अब स्वाभाविक बात है कि पतले पतले कागज होते थे, तो एक तरफ इंक लगता था, दूसरी तरफ छप जाता था, जैसे कई बार फाउंटेन पेन से भी आपको देखने को मिला है। तो सिंगल पेज पर ही होता था, मतलब इस तरफ प्रिंट होता था, फिर इधर नहीं प्रिंट होगा, फिर दूसरे पेज पर प्रिंट होगा। फिर पढ़ेंगे कैसे, तो अकॉर्डियन पेपर की तरह इसको फोल्ड किया जाता था, एक के पीछे एक, एक पीछे एक, एक के पीछे एक, और ऐसे करके सिल करके उसको अकॉर्डियन बुक के तौर पर बना करके भेजा जाता था। एक से एक जो है समझ लीजिए कि कैलीग्राफी के एक्सपर्ट मौजूद थे, जो उस हैंडराइटिंग को मार्क करते थे और फिर हैंडराइटिंग को वुडन ब्लॉक पर कार्व किया जाता था। उससे जो है आपको सारे पेपर पर वो छप जाता था। चाइना जो है ये प्रिंटेड मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में बनाई, क्योंकि चाइना में एक और चीज था कि वहां के जो राजतंत्र था, वहां पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसको आज आप क्रेडिट में आप सिविल सर्विसेज कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनके नौकरशाही के लोग मौजूद थे, जिसके लिए परीक्षाएं होती थी। उन परीक्षाओं के लिए किताबें चाहिए होती थी। तो चाइना उस समय भी काफी सारी किताबों को छापता था, सरकारी खजाने के खर्च पर, मतलब राजा के खर्च पर जो है किताबें छापी जाती थी। और ये सारी किताबें जो है समझ लीजिए कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए होती थी। लेकिन जैसे जैसे फिर बढ़ता चला गया डिमांड, तो सिर्फ इस तरह से वुडन ब्लॉक से एक एक करके कितना कागज छापिएगा, इसकी भी बात होने लगी। फिर 17वीं सेंचुरी के आसपास आने लगा, तो जैसे मैंने बताया कि अर्बन कल्चर, शहरों में लोग बढ़ने लगे, प्रिंटेड जो है वो तरीके उसके बढ़ने लगे। मतलब अब सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, सिर्फ सिलेबस की किताबों के लिए नहीं, लोग दूसरी चीजों के लिए भी किताब पढ़ने की शुरुआत कर रहे थे। मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, वो समझ लीजिए खाता बही अपना जो है उसी पर बनाते थे, प्रिंटेड कागज पर, कि आपसे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, कितना सामान लेना है, कितना, जिसको आप आज के डेट में रिसीट कहते हैं, रसीद कहते हैं। उसमें भी जो है प्रिंटिंग कल्चर का जरूरत आने लगा। लीजर एक्टिविटी, यानी खाली वक्त पर लोग बैठ कर क्या करने लगे, तो खाली वक्त पर लोग सोचे कुछ पढ़ लेते हैं, तो जो है डिमांड बढ़ने लगी। जो अमीर महिलाएं थी उन्होंने भी पढ़ने की शुरुआत की। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी पोएट्री, अपनी कविताएं, अपने नाटक, ये सब जो है लिख करके छपवाने की शुरुआत करने लगी।
वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो है, जो आप गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं, वो जो है काफ़ी काम किया और ये दुनिया भर में सारे जगह पर जाने लगा। जो है शंघाई जो है वो नए स्कूल्स के नए किताबों का हब बनता चला गया, जिसमें स्कूल सिलेबस से लेकर के पोएट्री लिखवाने से लेकर के और हर चीज़ का हब शंघाई बनने लगा। जापान में क्या हुआ भैया, बहुत सारे जो जापान में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे जो चाइना से जापान की तरफ गए हुए थे, वो 776, 768 और 770 के आसपास, 768 से 770 एडी के आसपास ये बुद्धिस्ट मॉन्क वहां गए थे इन किताबों को लेकर के। तो वहां पर भी ये पता चला, अच्छा ऐसे भी किताबों को छापा जा सकता है, ऐसे भी वुडन ब्लॉक्स पर कार्व आउट करके प्रिंट इंक लगा करके उसको कागज के तौर पर छापा जा सकता है। क्योंकि पहले सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट चलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से एक एक करके लिखना पड़ता था, बाद में भी चले हैं, बट प्रिंट ने लोग सोचा कि ये तो काम आसान हो गया, एक वुडन कार्विंग बनाइए, कागज पर इंक छापते रहिए, छापते रहिए, छापते रहिए, और कई सारे आप जो है जल्दी से जल्दी टाइम कम कर पाएंगे। ऑब्वियसली मशीन आ जाएगी तो और समय कम हो जाएगा। तो ये जब वहां पर जाने लगा, और यहाँ पर एक फेमस नाम आएगा आपको, डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा पहली बार जो है छापा गया नॉट 1868, 868 एडी में जो है डायमंड सूत्रा छापा गया। और इस पर जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें भी छापे जाने लगी, कपड़ों पर या फिर आप कह लीजिए प्लेइंग कार्ड्स पर, जिसको आप काश कहते हैं, उस पर। उसके अलावा जो है कागज के जो नोट होते हैं उस पर भी जो है अब धीरे धीरे इमेजेस छापे जाने लगे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी ऑफ द चाइना। तब भी चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज होती थी, बताइए। खैर, तो मिडिवल जापान में जब आप आते हैं तो वहां पर जो है अलग अलग पोएट्री हो गई, प्रोज हो गई, कहानियां हो गई, ये सब भी वहां पर छपने लगे और लोगों में बंटने भी लगे। साथ साथ अलग अलग विजुअल मटेरियल्स की, तस्वीरों की बात हो गई, अलग अलग तरह की इमेजेस की बात हो गई, जगह की बात हो गई, ये सब भी चलने लगा। उस समय टोक्यो का नाम एडो हुआ करता था, यहाँ पर लाइब्रेरीज भी खुलने लगी, जहां पर जो है अलग अलग प्रिंटेड किताब रखे रहते थे, जो लोग जाकर के वहां पर पढ़ने की शुरुआत करने लगे। बुक्स किस किस चीजों पर होती थी उन लाइब्रेरीज में? वुमेन से रिलेटेड किताबें होती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती थी, कैलकुलेशन से रिलेटेड होती थी, चाय फेमस था जापान चाइना में वगैरह में, टी सेरेमनी से रिलेटेड होती थी, फ्लावर अरेंजमेंट से लेकर होती थी, घर के कामकाज कैसे कीजिएगा, कैसे कपड़े फोल्ड कीजिएगा, एटिकेट्स के बारे में, कुकिंग के बारे में, अलग अलग जगह के प्लेसेस के इंफॉर्मेशन के बारे में, एक तरह का टूरिस्ट गाइड्स के तौर पर किताबों के बारे में बात होती थी। वहां पर एक बहुत फेमस पेंटर हुए कितागावा उतामारो, जिन्होंने जो है 1753 में जन्म लिया और अलग अलग पेंटिंग्स का शुरुआत किया। वो पेंटिंग बनाते थे कागज पर, वुडन कार्वर्स एक से एक एक्सपर्ट बैठे रहते थे जो वुड में कार्विंग्स करते थे, उस कागज को जिसके ऊपर तस्वीर बनाई गई है वुड पर रख करके। ऑब्वियसली पेंट जो प्रिंट होती थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, खराब हो जाती थी, क्योंकि उसके ऊपर की कार्व करके जो है ये तस्वीर को कागज पर वुड पर ला दिया जाता था कागज से, और फिर उससे जो है प्रिंट किया जाता था। उसी की एक प्रिंट जो है ये अर्बन महिला की एक तस्वीर है जो आपको कितागावा उतामारो ने बनाई थी। ठीक है, तो ये जो है जैसे मैंने बताया कि अलग अलग आर्टिस्ट इन्हीं के टेक्निक से, किसके, कितागावा उतामारो के टेक्निक से बहुत सारे आगे पेंटर्स बने, जिनको मैनेट नाम हो गया, मोनेट नाम हो गया, आपको वैन गॉश हो गया, ये सब जो है वो उनके जरिए बनते थे। जैसे बताया कि एक स्किल्ड वुड कार्व वर्कर होते थे, वो इन पेंटिंग्स को, कागज को उस वुड पर रख करके कार्व कर दिया करते थे, हूबहू उतार दिया करते थे, लेकिन जो ओरिजिनल पेंटिंग थी वो खराब हो जाती थी और उससे फिर तस्वीरें छापी जाती थी। अब ये यूरोप में कैसे आया? देखिए, मार्को पोलो नाम के एक ट्रैवलर थे जो इटली के थे और वो चाइना ट्रैवल कर रहे थे। चाइना से ट्रैवल करके जब वापस आए तो सारी टेक्स्ट बुक्स या कह लीजिए कि जो प्रिंटेड मटेरियल थे वो भी लेकर के आए, वो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आए कि वुडन कार्व कर देता है लोग वुड पर और उससे जो है फिर प्रिंट करता है लोग। तो वो इटली भी पहुंचने लगा। कैसे पहुंचने लगा भैया? सिल्क रूट स्टार्टिंग से चलता था, जिसके जरिए मसाले, सिल्क, सब कुछ जो है ट्रैवल होती थी चाइना से। पेपर भी पहुंचा उसी माध्यम से, पेपर के द्वारा जो है सारे प्रोडक्शन टेक्निक्स भी पहुंचे वहां पर। मार्को पोलो नाम का, जैसे मैंने बताया, 1295 में चाइना घूम करके वापस इटली आया और ये सारी टेक्नोलॉजीज को वहां पर लेकर के पहुंचा कि कैसे जो है कागज पर चाइनीज लोग छाप रहे हैं सारे के सारे प्रिंटेड मटेरियल्स लकड़ी की मदद से, लकड़ी में कार्व करके सारी चीजों को छाप रहे हैं। तो इटली में ये टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और इटली में जो ये सारे अलग अलग वुडन ब्लॉक्स बनाए जाने लगे, जिससे कह सकते हैं कि आप प्रिंट की शुरुआत हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इटली में होगा तो यूरोप में तो पूरा फैल ही जाएगा, तो धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी जो ये बात होती थी लग्जरी, जो अमीर या यूं कहूं कि एलिट क्लास के लोग, राजा तरह के लोग, जब वो अभी भी जो है इन सस्ते किताबों के या सस्ते कागजों पर छपे हुए मेटेरियल नहीं, बल्कि वो वेलम पर, चमड़ी की एनिमल स्किन के लेयर पर जो है वो इन सब चीजों को हैंड रिटर्न करवाते थे, हाथ से लिखवाते थे। कहते ये सस्ती किताबें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं चाहिए हम लोग को तो स्पेशल मटेरियल चाहिए। तो अभी भी वो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी अच्छे कैलीग्राफर को बैठा करके हाथ से लिखवा करके इस वेलम पर, ना कि कागज पर, लिखवा करके अपने लिए किताबें या जो भी चीजें चाहिए वो उनको लिखवाते थे। और वो क्या मजाक उड़ाते थे इन जो है सस्ते किताबों का, जिनका इस्तेमाल जो है ये लोग किया करते थे बाकी कॉमन पीपल। लेकिन मर्चेंट्स और स्टूडेंट भाई उतना अमीर तो थे नहीं कि एक एक कैलीग्राफर बैठा और सब कुछ लिखवाएं, तो ये इन सारी किताबों को खरीदा करते थे। धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती चली गई किताबों के, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स बहुत बढ़ने लगे, ट्रेडर्स, व्यापारी बढ़ने लगे, तो दुनिया भर में किताब जो है ये भेजा जाने लगा अलग अलग जगहों पर यूरोप से।
फिर आता है कि यूरोप में जो है ये प्रिंट कल्चर आने लगा, तो फिर लोगों में डिमांड बढ़ेगी, तो लोग लाइब्रेरी जाना शुरू कर, फिर कहेंगे ये किताब मुझे खरीदनी है, कहाँ खरीदें, तो अलग अलग बुक फेयर्स अरेंज होने लगे, अलग अलग जो है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिमांड में आने लगी, और ये सारे को ऑर्गेनाइज करके लोग भेजने लगे। यहाँ पर एक टर्म आता है स्क्राइब्स, यानी वो लोग जो अच्छी कैलीग्राफी में, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख करके चीजों को बेचते थे, वो भी इनमें जो है अच्छे मतलब काम करने लगे। तो हर एक बुक सेलर के पास 50 से ज्यादा स्क्राइब्स, यानी 50 से ऐसे ज्यादा लोग हर एक बुक सेलर के पास रहते थे कि अगर डिमांड आता है कि हैंड रिटन मुझे चाहिए किताब अमीरों के द्वारा, तो वो हम भेजवा सके, उसके द्वारा हम लोग दिलवा सके। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कितना भी आप हैंड रिटन जो है बुक्स लिखवा लीजिए, ये अमीरों के पास ही रह पाएंगे ना, बड़ी मात्रा में जब आम लोगों के पास भेजना है तो वो कैसे भेज पाइएगा, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो क्या होगा। तो फिर हुआ कि इसका जो है सर्कुलेशन आपको जो लिमिटेड रह जाए, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स कितना ही आप लिख पाइएगा, उसके अलावा महंगा भी होगा, भाई एक एक आदमी करके एक एक करके किताब लिखेगा तो महंगा भी होगा, समय भी ज्यादा लगेगा, जो है क्या बोलते हैं उसका जो है कीमत बढ़ जाएगी। तो फिर मैन्युस्क्रिप्ट जो है, फिर मैन्युस्क्रिप्ट संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि कागज पर हाथ से लिखे होते हैं, जल्दी मिट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आप भी देखिए कागज में लिखे रहते हैं तो वो जो है धीरे धीरे पुराने की तरह हो जाते हैं और वर्ड्स मिट जाते हैं, हैंडल करना मुश्किल है, उसको भी जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता है। बुक्स जबकि आसानी से ले जा सकता है, मल्टीपल प्रिंट भी तो करा सकते हैं। कोई चीज आपने हाथ से लिखा और कोई चीज है कि चलो ये एनसीईआरटी बुक फट गई, नई एनसीईआरटी बुक ले लेंगे, इसमें पेज में कुछ गिर गया, कोई दूसरी बुक ले लेंगे, इजी हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा। तो ये जो है डिमांड्स बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए वुड प्रिंटिंग जो है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो फेमस होने लगी, ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। 15th सेंचुरी तक आते आते वुड ब्लॉक्स जो है वो ज्यादातर यूरोप में यूज होने लगा, जो चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर के आया गया था। ये टेक्सटाइल पर, कपड़ों पर प्रिंट किया जाने लगा, रिलीजियस पिक्चर्स प्रिंट किया जाने लगा, प्लेइंग कार्ड्स पर यहाँ पर भी प्रिंट होने लगा। फिर आती है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग एक, समझ लीजिए कि एक ऐसा इंसान था जैसे रेडियो मार्कोनी ने ला दिया, वैसे गुटेनबर्ग बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव, अगर हिस्ट्री में कुछ बड़े बदलावों का नाम लेंगे तो वो प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन जरूर आएगा उसमें। गुटेनबर्ग ने जो है इस इन्वेंशन को किया। गुटेनबर्ग 1430 के आसपास इसका इन्वेंशन करते हैं। वो एक मर्चेंट व्यापारी के बच्चे थे और खेतों में ही ज्यादातर काम किया करते थे, लेकिन बचपन से उन्होंने जो है वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे थे, मतलब अंगूर या फलों को दबा करके उससे रस निकाल करके शराब बनाना, ऑलिव से जो है दबा करके प्रेस करके जो है ऑयल निकालना, ये मशीन्स उन्होंने देखा था शुरू से, और इसी से उनको टेक्नोलॉजी आइडिया आया कि वो कैसे प्रिंटिंग प्रेस बना सकते हैं। साथ ही साथ वो धीरे धीरे जो है अलग अलग पत्थरों की, कह लीजिए पॉलिशिंग के काम में भी एक्सपर्ट हो गए थे, उससे जो है छोटी मोटी जो है सस्ती ज्वेलरी बनाना सीख गए थे। मतलब इन सब टेक्निक्स के द्वारा उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसी के टेक्नोलॉजी से जो प्रिंटिंग प्रेस बना दिया जाए। जैसे बताया कि ऑलिव प्रेस वाला जो वाइन प्रेस है उसी का दिमाग लगा करके उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी बना डाली। प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने क्या यूज किया, मेटालिक ब्लॉक्स यूज किया। वुडन ब्लॉक्स वहां यूज हो रहा था जो खराब भी हो सकते थे, प्लस एक बार फिक्स हो गए तो खत्म। इन्होंने मेटालिक लेटर्स बना दिए, ABCD करके हर एक लेटर बना दिया, जिस डिजाइन का कहिएगा उस डिजाइन का, क्योंकि इन्होंने जो है आप देखिएगा यहाँ पर पत्थरों की पॉलिश बनाने में मोल्ड बनाना आसान सीख गए थे कि किस तरह से ढांचे बनाए जाते हैं। तो इन्होंने मेटालिक मोल्ड्स बनाने शुरू किए लेटर्स के, और वो भी जैसा डिजाइन का आपके, जैसे लोग जो स्क्राइब्स बैठाते थे कि हाथ से लेकर के मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए, वो क्यों, अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, स्पेशल डिजाइन रहेगा मेरे पास, इसमें भी इन्होंने जो है हर एक हैंडराइटिंग को कॉपी करके मेटालिक ब्लॉक्स बनाने शुरू किए। और वो मेटालिक ब्लॉक्स ऐसे थे कि आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको एप्पल लिखना है, ए वाला ब्लॉक लगा दीजिए, पी वाला लगा दीजिए, पी वाला एल और ई लगा दीजिए, बन गया। आपको कुछ और वर्ड बनाना है, इन्हीं मेटल ब्लॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी। तो ये मेटल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया लगे। धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने लगी 1448 तक, और उन्होंने पहली किताब बाइबल छापी, जो क्रिश्चियनिटी की होली बुक है, बाइबल को छापी। 180 कॉपीज एक्चुअली बाइबल के छापने में 3 साल लग गए उनको, 3 साल। और देखिए कैसे बढ़ते चला जाएगा, 180 से 18,000, 18,000 से 2 मिलियन, 2 मिलियन से 20 मिलियन, 20 मिलियन से 200 मिलियन, और तो खैर कोई बात ही नहीं है, छापा जाने लगा। और ये जो है धीरे धीरे सारे जो है टेक्नोलॉजी को हाथ से जो प्रिंट किया जाते थे, हाथ से जो लिखे जाते थे, उसको रिप्लेस किया जाने लगा। लेकिन आप जानते हैं एलिट क्लास, अमीर लोग हर चीज डिस्टिंक्टिव चाहते हैं, अलग चाहते हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम प्रिंटिंग प्रेसेस के द्वारा जो छापेंगे उसमें हम स्पेसेस छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, और उसमें वो लोग चाहे तो कलर फिल करवा ले, डिजाइन फिल करवा ले, पेंट अलग से करवा ले, ये सब चीजें इनमें ध्यान दिया जाने लगा। जैसे मैंने बताया फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो है उन्होंने जो हाथ से लिखा जाता था जिस तरह से डिजाइन, उसी तरीके से इन्होंने बनाने की शुरुआत की। मेटल लेटर्स जो है, हर तरह के लेटर्स के डिजाइन, जैसा आप लेटर चाहते हैं वैसे लेटर के डिजाइन मेटल ब्लॉक में बना देंगे, उसको अरेंज करके आप छाप सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर्स को जो है छोड़ा जाने लगा, कि कोई अगर चाहे कि मैं विशेष डिजाइन पेंट बनाना चाहता हूं कि मेरे पास स्पेशल कॉपी रहेगी, जो वो 180 कॉपी छापे थे, उस 180 कॉपी सब अलग अलग थे, मतलब कि लिखावट थी लेकिन डिजाइन अलग थे, प्रिंट अलग थी, कवर अलग था, कि मेरे पास स्पेशल एडिशन है, मेरे पास स्पेशल एडिशन की चीजें मौजूद हैं। आज भी देखते हैं हर चीजों में लगभग स्पेशल एडिशन की बातें होती ही है।
तो वो छोड़ दिया जाता था कि अगर किसी ने चाहा कि कोई पर्टिकुलर रंग मुझे चाहिए, उसमें कोई पर्टिकुलर डिजाइन चाहिए मुझे उसमें, जैसे ये पहला किताब बाइबल का छोड़ा गया था, इन सब में जो आप देखिए इंक फिल किया जाता था, इंक बाय द वे हाथ से बाद में फिल किया जाता था। 180 कॉपी थी जिसमें से 50 ही अभी बची हुई है और सब अलग अलग थी, सारे अलग अलग थे। और ये टेक्नोलॉजी के जरिए जो है, जैसे मैंने बताया कि डिजाइन छोड़ जाता था, कलर फिल कराना है किसी को, कोई वर्ड हाईलाइट कराना है किसी को, तो वो जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है बाइबल में उसको हाईलाइट करवाना है, वो सारी चीजों के लिए छोड़ जाती थी। कोई भी 2 कॉपी सेम नहीं थी, हर पेज पे जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही रहता था। देखने में सब सेम लगेगा लेकिन उनमें जो है टेक्निक्स अलग थे, लिखावट अलग थी, डिजाइन अलग थे, इंक जो है वो अलग कर दिया जाता था, कलर अलग कर दिया जाता था। और आप जो है अलग अलग कलर्स भी देखिएगा इसमें, जैसे आपको एक यहाँ पर मेटालिक ब्लॉक्स दिखाया भी जाएगा, जिस मेटालिक ब्लॉक्स में आप देखेंगे कि डिजाइन भरने के लिए, कलर भरने के लिए जगह छोड़ दिया था। वही बोला जाए कि इससे जो है सब किसी को एक तरह समझ लीजिए कि अपने आप में एक स्पेशल एडिशन वाली किताब की फीलिंग आएगी, और ये जो है हर पेज पे अलग अलग किया जाएगा। जैसे ये देखिए मेटालिक ब्लॉक हो गया, इसमें जगह छोड़ दिया गया, कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, कुछ जगह छोड़ दिया है कि आप उसमें चाहें तो पेंटिंग करवा सकते हैं, अलग अलग डिजाइन अपने लिए बनवा सकते हैं। और गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस जो है 1450 से 1550, 100 साल के बीच में आते आते लगभग यूरोप के सारे देशों में पहुंच गई। जर्मनी के जो प्रिंटर्स थे, जो मशीन खरीदते थे, वो दुनिया भर में जाने लगे और प्रिंटिंग प्रेसेस का समझ लीजिए कि स्थापना किया जाने लगे, एस्टैब्लिशमेंट करने। ठीक है जी। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़नी चली गई, किताबें बढ़नी चली गई। लगभग फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी 1450-1455 के आसपास की बात करें तो 20 मिलियन कॉपीज देखी गई दुनिया भर में। 20 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 20 मिलियन कॉपीज देखी गई, पूरे यूरोप में बढ़ते चले गए। और ये जो है धीरे धीरे जो हाथ से लिखते थे वहां से हम लोग प्रिंटिंग प्रेस की तरफ चलने लगे। और ये जब बात आने लगती है आगे 16th सेंचुरी के आसपास 200 मिलियन हो गई। 200 मिलियन मतलब कि 50 से 100 साल आते आते आप 20 मिलियन कॉपीज से, कहां 180 कॉपी छापने में 3 साल लगे थे, 20 मिलियन छाप दिया गया। फिर लगभग 100 साल के अंदर अंदर वापस 200 मिलियन किताबें छपने लगी और गुटेनबर्ग का प्रेस जो है समझ लीजिए कि फेमस होने लगा। प्लस इसकी रफ्तार की बात करें तो 250 शीट्स ही वो 1 घंटे में छाप सकता था। लेकिन इसका असर क्या होने लगा, इसका असर क्रांतिकारी असर क्यों होने लगा, रिवॉल्यूशनरी असर क्यों होने लगा? The print revolution was not just a development, a new way of producing books, transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge and with the institutions and authorities. जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी आप एग्जांपल लिए थे कि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंचने लगी। हालांकि इसमें मुसीबत थी क्योंकि अभी भी लिटरेसी उतनी ज्यादा थी नहीं, तो लिटरेसी के कम होने की वजह से किताबें थोड़ी कम बिक रही थी। लिटरेसी जब आगे बढ़ने लगी, लोग और पढ़ने लिखने लगे, तो किताबों की मतलब समझ लीजिए भरमार आ गई। एक टाइम पर जो है समझ लीजिए कि जैसे कह सकते हैं ना कि आप वो मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, वैसे ही जो किताबों को बेचने के लिए उस जमाने में आते थे, अब तो कम आ रहे हैं। जैसे अभी भी ट्रेन वगैरह में चल जाए तो आ जाता है गुड इंग्लिश लीजिए और मनोहर पोथी लीजिए और बच्चे को 30 दिन में अंग्रेजी सिखाइए, ऐसी किताबें उस समय भी बेचने के लिए लोग आते थे। लोगों की परसेप्शन बदलने लगे, लोगों की सोचने के तरीके बदलने लगे। प्रिंटिंग प्रेस के साथ आते आते पढ़ने वालों के लोगों की तरीके और संख्या भी बढ़ी, वैरायटी के तरह के लोग आने लगे जिन्होंने जो है पढ़ने की शुरुआत की। इसके जरिए जो है किताबों के खर्च कम हो गए, कीमत कम लगने लगी, समय और लेबर भी कम लगने लगा, जिससे जो है बहुत आसानी से किताबें मार्केट में पहुंचने लगी और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। इसके जरिए जो है लोगों ने एक नया कल्चर, एक नया ट्रेडिशन बना लिया पढ़ने का, इंफॉर्मेशन गैदर करने का। पहले जो सिर्फ एलिट क्लास के लोग ही पढ़ सकते थे, वो भी लोग हाथ से लिखवा करके बैठाते थे और उससे जो है वो लोग किताबों पढ़ते थे। अब जो है कॉमन पीपल भी ऐसी जिंदगी जीने लगे जो उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहेगी, उनके पास भी किताबें रहेगी, उनके पास भी पढ़ने लिखने की चीजें रहेंगी, वो भी जो है सारी किताबों को पढ़ने लगेंगे। बैलार्ड्स का मतलब होता है लोक कथाएं, पुरानी कथाओं को के बारे में सुनेंगे और लोग उससे जो है पहले सुनते थे, फिर सुनते सुनते अब लोगों को पढ़ने भी लगा कि नॉलेज जो है पहले ओरली ट्रांसफर होती थी और धीरे धीरे वो लोगों ने पढ़ करके या कह लीजिए कि रीडिंग टेक्नोलॉजी भी, रीडिंग हैबिट भी लगा दी। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली द एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स। प्रिंट यही होता था तो महंगे भी होते थे और उतनी ज्यादा छापी भी नहीं जा सकती थी, पहुंचाई भी नहीं जा सकती थी। अब जो है वाइडर सेक्शंस के पास तक पहुंच सकता था, एलिट क्लास से लेकर के गरीब आम आदमी तक भी किताबें पहुंच रही थी। यह ट्रांजिशन आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लगभग 19th सेंचुरी के आसपास आते आते लोग यूरोप में पढ़ने लिखने उतना ज्यादा लगने लगे। ऑब्वियसली बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इसमें काम करने लगी। तो जब वो लोग पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम थी तो फिर ये पब्लिशर्स कैसे अपना खर्चा निकालेंगे, भाई कैसे किताब छापेंगे, कैसे किताब बेचेंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस वालों ने तकनीक निकाली कि क्यों ना हम पुरानी लोक कथाएं पहले छापते हैं, उसमें तस्वीरें ज्यादा देंगे। जैसे कॉमिक्स, पता नहीं आप लोगों ने कॉमिक्स देखा है कि नहीं देखा है। कॉमिक्स का जमाना था, किताबों में पिक्चर ज्यादा रहते थे, हर एक एक्शन की पिक्चर रहती तो नीचे एक लाइन, फिर एक एक्शन की पिक्चर रहेगी नीचे एक लाइन। चाचा चौधरी हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, ये सारे जो है कॉमिक्स रहते थे हमारे समय में। तो ये जो है आपको
जैसे बताया कि उन्होंने जो है ध्यान रखा कि ये लोग सुनने में यकीन रखते हैं, तो क्यों ना धीरे धीरे सुनने के साथ साथ उनको जो ऐसे इमेज वाली तस्वीर दी जाए कि वो उस कहानी को एनिमेट कर सके, वो उस कहानी को इमेजिन कर सके और लोगों में किताब खरीदने की और पढ़ने के तरीके बढ़ रहे। घर में कोई भी एक पढ़ा लिखा हो, जैसे पहले नानी दादियां कहानी सुना करती थी किताब पढ़ करके, अब तो खैर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया है तो और वो लेट करके यूट्यूब पर ही कहानी देखते रहता है, सुनते रहता है, आंखें भी खराब होती है, दिमाग भी डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों के समय में ये भी जो है समस्या का। फिर जो है देखा जाएगा कि क्यों ना हम ऐसे ऐसे ओरल कल्चर्स को और रीडिंग कल्चर्स को जो है साथ में ऐड किया जाए और इस कल्चर को फायदा भी मिला। क्यों? प्रिंटिंग किताबें लोगों के पास ज्यादा पहुंचने लगी, इसके जरिए जो है लोग पब्लिक में किताबों को पढ़कर सुनाने लगे। फिर कुछ उसमें से मांगे, भाई किताब दो को मुझे देखते हैं कैसा है, देखिए अच्छा इसमें इमेजेस भी है, क्यों ना उस इमेज वाली किताब को हम खरीद लेते हैं, इसको घर जाकर के हम पढ़ पाएंगे आसानी से। ये भी देखा जाने लगा। फिर एक अलग सेक्शन में समस्या आने लगी, रिलीजियस डिबेट्स भी होने लगे। चर्चेस के पास लगा कि हमारे ऑथोरिटी को आप चैलेंज कर रहे हो, आपने बाइबल छाप दी, आपने जो है सारी इंफॉर्मेशन छाप दी, इसको कैसे देखते हैं वो समझते हैं। Not everyone welcomed the printed book and those who did also had fears about it. सारे लोगों ने किताबों को वेलकम नहीं किया। जैसे मैं बताता हूँ, रिलीजियस लोगों को लगा या चर्चेस को लगा कि तो हमारे जो है सारी अथॉरिटी छीन लेंगे और हमारे जो है बाइबल की या जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उनकी जो है मिस इंटरप्रिटेशन होने लगेगी। तो पहले बात तो है कि क्या लोग शुरुआत में किताब पढ़ना शुरू कर दिए? नहीं, धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमें पढ़नी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि प्रिंटिंग किताबों के ऊपर बहुत सारा सेंसरशिप लगने लगा, इरिलीजियस बात बोली जाएगी, नहीं आप ऐसी किताबें नहीं पढ़ सकते हो। देखिए, जब हमारे पास कह सकते हैं कि एक समय था जिस समय हमारे पास सोचने के लिए रीजनिंग की ताकत नहीं रहती थी, जो राजा बोल दिया करता था, जो चर्च बोल दिया करता था, उसी को हमें सुनना पड़ता था। तो ये तो सीधे ऑथोरिटी को चैलेंज मिल रही है। तो ये भी देखा जाएगा कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर वो तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के हाथ में पहुंच जाएगा। जैसे बाइबल होली बुक है या गीता होली बुक है, तो हर किसी के हाथ में पहुंच जाएगा। कौन कैसे पढ़ रहा है, कैसे रख रहा है, कैसे नहीं रख रहा है, इसके ऊपर भी बातें होने लगी। रिलीजियस अथॉरिटीज और मोनार्क्स जो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे राइटर जो है वो क्रिटिसाइज करे, नए किताबें छापे, राजा को यानी मोनार्क्स को और चर्चेस को चैलेंज करे, जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखते भी। इवन इंडिया में भी आपको प्रिंटेड मटेरियल ही जो है वो बहुत ज्यादा काम की थी। तो रिलीजियस अथॉरिटीज और मोनार्क्स जो है वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का लिटरेचर बने और जो उनके खिलाफ जाए या किसी भी ऐसे पेंटिंग के जो है उनके खिलाफ जाए। फिर इसमें क्या होने लगा? फिर इसमें लगा 1517 के आसपास एक मार्टिन लूथर करके रिलीजियस रिफॉर्मर हुए, जो प्रोटेस्टेंट वाले ग्रुप में जो रिफॉर्म लेकर के आए। उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक को चैलेंज किया। उन्होंने अपने वर्जन्स लिखे और लिख करके चर्च पे जाकर के चिपका भी दिया और चिपका करके चैलेंज किया कि आपके में दम है तो आइए डिस्कशन कर लिया है, दो हाथ कर लिया जाए, डिस्कशंस कर लिया जाए। और ये जो है धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचने लगी और लोगों ने सोचना शुरू किया कि हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं। और ऐसे करते करते चर्च और समझ लीजिए प्रोटेस्टेंट्स के बीच में एक रिफॉर्म की शुरुआत हो गई। लूथर के जो न्यू टेस्टामेंट्स लिखे गए थे वो भी जो है लोगों के बीच में बहुत ज्यादा से ज्यादा तरीके से पहुंचने लगे और समझ लीजिए 5000 कॉपीज बिकने लग गई 3 महीने के अंदर अंदर, और कई सारे एडिशंस उनके चले आए। इसीलिए जो है मार्टिन लूथर एक बात भी कहते हैं, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ईश्वर की सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए प्रिंटिंग प्रेस है, क्योंकि आप सोच सकते हैं, अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। बहुत सारे स्कॉलर जो है वो सोचने लगे जो प्रिंटिंग के जरिए जो है लोगों के अंदर एक सोच पैदा हो सकती है या थिंकिंग एबिलिटी आ सकती है, रीजनिंग आ सकती है कि ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों हुआ, ये सोच भी इनके अंदर डेवलप हो सकती है। हालांकि प्रिंट के साथ लोगों के मतभेद भी आने लगे। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ अमंग द लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। बहुत सारे चर्चेस का मानना था, रिलीजियस लीडर का मानना था, जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो इन किताबों को पढ़ करके अपने मन से इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ईश्वर ने ये कहा, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। ये भी जो है एक डिसेंट का बहुत बड़ा कारण बना। 16वीं सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए मनुष्य एक मिलर थे, इटली में मिल में काम करते थे। वो भी जो है किताबों को पढ़ने लगे और अपने हिसाब से अपने लोकेलिटी में जो है ईश्वर के बारे में या समझ लीजिए बाइबल के बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैलाने लगे, अलग अलग बातें कहने लगे। ये जो है चर्च को पसंद नहीं आया, इसलिए बहुत बार इसको गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और लास्ट में इनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो किताब को पढ़ करके इंटरप्रेट किया करते थे कि बाइबल क्या कह रहा है। और इसके जरिए जो है कई बार जो चर्चेज हैं उन्होंने जो है लिस्ट बनानी शुरू की, ये किताब बैन, 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 ऐसे लिस्ट्स वो मेंटेन किए जाने लगे प्रोहिबिटेड बुक्स की। फिर पढ़ने से तो आप रोक नहीं पाएगा, रीडिंग मैनिया मतलब पागलपन लोगों में सवार हो गया किताब पढ़ने का। लीजर में बैठे हुए किताब पढ़ेंगे, ट्रेन में जा रहे हैं किताब पढ़ेंगे, बस में बैठे हुए किताब पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, लीजर हर एक्टिविटी में किताब उनको पढ़ना था। तो क्या है रीडिंग मैनिया, देखते हैं। 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के आसपास लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसमें जो है चर्चेस का बहुत बड़ा हाथ था और लगभग 50 से 60%, 60 से 80% धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे या कह सकते हैं कि लिटरेट होने लगे।
अब जो लोग पढ़ना चाहते थे किताब, चाहे वो अखबार ही क्यों ना पढ़ रहा हो, कैलेंडर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई कहानी किताब क्यों ना पढ़ो, बस पढ़ना है मुझे। और इस तरीके से जो है एक नई ऑडियंस की शुरुआत होने लगी कि घर घर पहुंचाओ। और बहुत सारे पेडलर, जैसे मैंने बताया कि किताब बेचने के लिए लोगों ने, प्रिंटिंग प्रेसेस वालों ने या पब्लिकेशन हाउसेज ने जो है प्रिंटेड किताबों को बेचने के लिए घर घर सड़क सड़क पर जाकर के बुक पेडलर्स जारी की जाने लगे। इसमें एलएमएक्स यानी एनुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए रिचुअल कैलेंडर्स हुआ करते थे, जैसे आप जो है पंचांग कह सकते हैं, ये सब जो इस्तेमाल होने लगा। बैलर्ड्स, पुरानी कहानियां हो गई, फोक टेल्स हो गए, ये सारे जो है लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट की बात हो गई, पेंट की बात हो गई, ये सारी किताबों को पहुंचाने के लिए अब पेडलर्स, बुक पेडलर्स भेजे जाने लगे। इंग्लैंड में तो समझ लीजिए कि चैप बुक्स आने लगे, छोटी छोटी पॉकेट बुक्स। अब तो शायद पता नहीं पॉकेट बुक्स मिलती नहीं मिलती हैं, पॉकेट बुक मिलने की छोटी छोटी, जैसे सारी उसमें डिक्शनरी रहेंगे उसमें, या हो सकता है किसी पॉकेट बुक में मैथ्स का फॉर्मूला रहेगा, फिजिक्स का फॉर्मूला रहेगा, किसमें कोई जो है ट्रिक्स रहेंगे। ऐसे चैप बुक्स जो है वो भी बेचे जाने लगे। एक उस समय पब्लिकेशन हाउस आई बिलियोथेक्यू ब्लू, जो उन्होंने नीली कवर वाली किताबों को बेचने लगा, जिसमें अलग अलग कहानियां, पुरानी हिस्ट्रीज, रोमांटिक किताबें, इंफॉर्मेशन, ये सारी भी जो है उनके द्वारा भेजने लगे। अलग अलग समय पर जो है आपको अखबारों का ट्रेडिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, या मैगजीन्स का ट्रेडिशन बढ़ गया। इनके जरिए लोगों के अंदर पढ़ने का एक पागलपन सवार हो गया और लोग जो है आगे पढ़ने लगे। इसी समय साइंटिस्ट लोग और थिंकर्स लोग, फिलोसफर्स लोग भी आ गए, क्योंकि हम भी क्यों पीछे रहेंगे, हम भी अपने आइडियाज को स्प्रेड करते हैं, हम भी अपनी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। तो सारे साइंटिस्ट भी लोग जो है पहुंचाने लगे। बात की जाए एंशिएंट या मिडिवल टाइम की साइंटिफिक जो बातें थी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी थी, उनको प्रिंट में किया जाएगा। जो मॉडर्न साइंटिस्ट आने लगे, जैसे आइजैक न्यूटन वगैरह भी जो है अपनी इंफॉर्मेशन को जो किताब में छापने लगे। मैप्स हो गया, ये सबको भी जो है भेजा जाने लगा। आइजैक न्यूटन जो है वो अपने बातों को भेजने लगे। जो बहुत सारे थिंकर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो सभी आने लगे। वोल्टेयर आपको जो है आ गए, साइंटिस्ट में आ गए। रूसो जो आपको फिलोसफर आ गए, थिंकर्स आ गए। इन सब की किताबें भी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी, लोगों के बीच में ये सारी इंफॉर्मेशन जाने लगी। यहीं पर एक टर्म आता है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी तानाशाह वो डरने लगे। क्यों? क्योंकि एक थिंकर अपनी बात को अपने जीवन काल में कितने लोगों तक पहुंचा पाएगा? 100, 500, 1000, 10,000, 1 लाख। लेकिन वो अपनी किताब छाप देता है, वो किताब की कॉपीज बनने लगती है, तो न जाने कितने करोड़ों तक और कितने तरह के लोगों के पास अलग अलग भाषा में पहुंच सकती है। तो अब लोगों को लगने लगा कि भैया अब तो तानाशाही खत्म होने लगेगी, राजा के राजगद्दी हिलने लगेगी, ठीक है, और ये डर सताने लगा। मिड सेंचुरी तक आते आते ये सारे बुक्स जो है अलग अलग लोगों तक पहुंचने लगे, और ये जो है आपको समझ लीजिए कि दुनिया को बदलने की ताकत रखने लगे, लिबरेट सोसाइटी को लिबरेट करने लगे, थॉट्स के वाइज भी और इंडिपेंडेंस के वाइज भी जो है लिबरेट करने लगे। और एक ऐसा समय आने लगा जब जो है इंटेलेक्चुअल ही रूल कर पाएंगे, दिमाग से जो है वही रूल कर पाएंगे, या उनके द्वारा ही रूल किया जाने लगा। क्योंकि अब आपकी सिर्फ एक तरह के अंधा ब्लैक समझ लीजिए कि अंधापन में हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम सोचेंगे पहले। जैसे यहां पर एक टर्म आता है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का, जो एक नोवेलिस्ट थे, जो अपनी किताबों को नोवेल वगैरह लिखते थे फ्रांस में। उन्होंने कहा द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आपको कह लीजिए कि प्रिंटिंग प्रेस है वो एक सबसे पावरफुल इंजन है, जो अब लोगों के दिमाग में डेस्पोटिज्म को हटाने के लिए, तानाशाही को हटाने के लिए काम करेगा। और इन्होंने अपने नोवेल में क्या कहा? हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग, दे डेव्योर द बुक्स एंड बिकम एनलाइटेड इन द प्रोसेस। उन्होंने कहा कि अब हीरोज जो है किताब पढ़ेंगे, वही हीरोज बनेंगे और उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगी। कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ द प्रिंट इन द बिगिनिंग, एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म। उन्होंने कहा कि पढ़ने लगेंगे लोग तो थॉट्स अलग अलग डेवलप होने लगेगी, सोच डेवलप होने लगेगी, चॉइसेस डेवलप होने लगेगी, तो लोग जो है इस डेस्पोटिज्म को आग हटाने लगेंगे। और इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी इसका ही दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले लोगों ने पढ़ करके ही अपनी इंफॉर्मेशन को जागृत किया ना, कि आपको जो है स्टेट्स और पब्लिक में क्या रिलेशन होना चाहिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो है इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये सब किताबें, थॉट प्रोसेस ही लोगों के पास पहुंची ना, जिसके जरिए लोगों ने जो है सोचना शुरू किया रैशनली कि हाँ बात तो सही बोल रही भैया, क्यों हम राजा की बात मान लेंगे, क्यों नहीं हम कानून बना सकते हैं, क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ये सब भी जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेसिस रहा। तो इसमें जो है चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना, राजा के लेजिटिमेसी को चैलेंज करना कि क्यों कहा जाए कि गॉड नहीं आपको भेजा हुआ है, क्यों ना हम बना सकते हैं। वोल्टेयर, रूसो, इन लोगों की किताब को पढ़ करके लोगों ने जो है क्रिटिकल थिंकिंग शुरू किया, रैशनल थिंकिंग शुरू किया, जिसके जरिए लोगों ने के अंदर जो है एक तरह का डिबेट आने लगा, डायलॉग डिस्कशंस करने लगे कि ये सब चीजें क्यों नहीं बदलनी चाहिए। और ये जो आपका बेसिस बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी, सोशल रिवॉल्यूशन का भी। और इसके जरिए जो है हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे किताबों के जरिए ही लोगों ने मौकरी भी करने लगी, मजाक भी उड़ाने लगे इन एलिट क्लास के लोगों का, या राजाओं का, या मोनार्क्स का, इन आपको जो डेस्पोटिक रूलर्स का। आपको प्रिंट के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए लोगों ने जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये भी घबराने लगे, भाई अब तो मजाक उड़ाया जा रहा हमारा पेंटिंग्स का, ड्राइंग्स का। और जिसके जरिए लोगों ने कहा कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग जो है मोनार्की से हाथ धो बैठेंगे और युवाओं के डेस्पोटिक रूलर से जो है हाथ धो बैठेंगे। और इसीलिए टर्म लेकर के आया गया कि आपको जो है
पेरेंट्स खतरे में है। लेकिन क्या ये सच है कि लोगों ने सिर्फ पढ़ करके ही अपनी बात मान ली? ऐसा नहीं है। बहुत सारी किताबें छापी गई, बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, लोगों ने कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ रिजेक्ट भी किया। लोगों के पास किताबें मिलने से ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी बात को इन्फ्लुएंस करवा देंगे। किताबें पढ़ने से लोगों के अंदर फायदा क्या हुआ कि लोगों ने जो है सोचना शुरू किया अलग तरीके से। क्योंकि आप अगर किताब वोल्टेयर और रूसो की मिलते हैं तो बहुत सारे चर्च प्रोपेगेंडा या बहुत सारे लोगों के द्वारा भी जो है, मोनार्की लोगों के द्वारा भी तो किताब छापी जाती थी। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर दिया करते थे, वो सोचने का तरीका बदले, लोगों का जो रैशनल थिंकिंग था वो आया, लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आया, वो रीजन करने लगे कि ऐसा ही क्यों होगा, ये जो बोल रहा है वो सच ही क्यों है, ये झूठ क्यों नहीं हो सकता। ऐसी बातें लोगों ने जो है सोचना शुरू किया। इसलिए 19th सेंचुरी में लोगों ने देखा कि मास लिटरेसी आने लगा, बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों के अंदर किताब पढ़ने की बात आने लगी, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, हर तरह के लोग जो है पढ़ने लगे। और इसमें जो है आप समझ लीजिए कि महिलाओं की और बच्चों की बात करें और वर्कर्स की बात करें तो वो क्या करने लगे, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। अब जैसे प्राइमरी एजुकेशन उसमें जो कंपलसरी कर दिया गया, बच्चों को किताबें पढ़नी ही पड़ेंगे, सिलेबस का हिस्सा कर दिया गया, स्कूल टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा कर दिया गया। चिल्ड्रन के जो द्वारा जो है चिल्ड्रन को पढ़ने के लिए जो अलग अलग कॉमिक्स या किताबें छापी जाने लगी, जो है पुरानी कहानियां किताबें छापी जाने लगी। ग्रिम ब्रदर्स से उन्होंने जो है सारे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, ये जो है पीजेंट्स वगैरह के लिए छापने लगे और एक कलेक्शन के तौर पर बेचा जाने लगा 1812 तक आते आते। बहुत सारा ऐसा था जिनके द्वारा जो है पढ़ने के लिए अनसूटेबल थे, जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं पढ़े जाते थे, उनको जो है समझ लीजिए कि उन वर्जन को जो है मना भी किया जाने लगा। जो गांव में कुछ कहानियां थी उनके लिए अलग किताबें छापे जाने लगी। इस तरीके से जो है प्रिंट वो छपने बदलने लगा, प्रिंट टेक्नोलॉजी के जरिए जो है लोगों के अंदर थॉट्स बदलने लगे। वुमेन जो है वो इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गई, कि खाली वक्त में बैठे थे तो वो कहानियां लिखती भी थी, छपवाते भी थी, पढ़ते भी थे। पेनी मैगजीन्स यानी सस्ते सस्ते मैगजीन्स, 1 रुपए 2 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, सस्ते कुछ पैसों में, चंद पैसों में जो बिकने लगा, जिसके जरिए जो छोटे ग्रुप में लोग हैं जो कम कमाते थे वो भी पढ़ने लगे। जिसमें जो आपको मैनुअल टीचिंग हो गया, कैसे ठीक से रहेंगे, घर कैसे संभालेंगे, स्वेटर कैसे बुनेंगे, वगैरह वगैरह किताबों इन्फॉर्मेशन उसमें रहते थे। नॉवेल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा लिखे जाने लगे और महिलाएं जो इसकी इंपॉर्टेंट रीडर्स बनने लगी, कहानियां पढ़ने वाली बहुत सारी बनने लगी। बहुत सारे नॉवेल्स लिखने वाले भी महिलाएं बनेगी, जिसमें आप जेन ऑस्टिन के बारे में पढ़े होंगे, ब्रॉन्टे सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, जॉर्ज इलियट के बारे में पढ़ेंगे। यही सारे वो लोग थे जो लोग कहानियां लिखना भी शुरू किए पढ़ने के साथ साथ। और लोग के अंदर एक समझ लीजिए कि भाव बढ़ी रीडिंग को लेकर के। लेंडिंग लाइब्रेरीज, ऐसी लाइब्रेरी जहां पर किताब आपको जो है कुछ समय के लिए आप मेंबर बनते हैं तो आपको 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए किताबें उधार भी दी जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि हमको जो है किताबें खरीदनी भी चाहिए, तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर ऐसी लाइब्रेरीज बनने लगी जो आपको जो है खरीदने के लिए तो उतना पैसा नहीं है, तो व्हाइट कॉलर वर्कर जो होते थे फैक्ट्रीज में उनको दिया जाने लगा, आर्टिसंस जो थे उनको पढ़ने के लिए दिया जाने लगा, लोअर मिडिल क्लास पीपल को दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग काम करने के बाद चाहते थे कि कुछ खाली वक्त बचा है तो क्यों ना कुछ खाली वक्त में हम कुछ को खुद को इंप्रूव करें। आज की तरह नहीं कि रीली चला लेते हैं, ठीक है, जो है कुछ खुद को इंप्रूव करें, उसके लिए भी वो लोग किताबें पढ़ने लगे या अखबार पढ़ने लगे, जिससे आसपास की उनके पास इंफॉर्मेशन मिलने लगी। ये जो है धीरे धीरे ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लगे और जब धीरे धीरे ऐसे बनने लगे तो और डिमांड बढ़ने लगी ना किताब की। तो फिर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगी। प्रिंटिंग प्रेसेस में टेक्नोलॉजी रोलर्स आने लगे, जिसके जरिए कागज ज्यादा से ज्यादा छापे जाने लगे। और इसका श्रेय जाता है रिचर्ड एम हो को, जिन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेसेस बनाया। जो आप देखते होंगे अखबार छापने के लिए जो कागज घूमते रहता है, प्रिंट हो सकता है, तो सिलेंड्रिकल रोलर्स बनाया जाने लगा। इसके जरिए जो है 8000 शीट्स पर आवर छापे जाने लगा। इसके में अखबार का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। फिर जो ऑफसेट प्रिंटर्स आने लगा, ऑफसेट प्रिंटर्स हैं जिसमें जो है कई सारे कलर्स एक साथ छापे जा सकते थे, 6 कलर्स उसमें छापे जा सकते हैं। तो खैर टेक्नोलॉजी के जरिए मल्टीपल कलर्स भी अब आप छाप सकते हैं मशीन्स में। 20th सेंचुरी में देखा जाने लगा कि बिजली के जरिए चलने वाले जो है प्रिंटिंग प्रेसेस बनने लगे। इसके जरिए क्या होने लगा, फीडिंग पेपर कैसे डालते हैं मशीन में पेपर, उसका डेवलपमेंट सुधार हुआ। प्लेट्स जो हम लोग पहले जो है मेटालिक प्लेट्स बनाते थे उसमें डेवलपमेंट सुधार हुआ। जो है पेपर रील्स खुद ब खुद पेपर को कनेक्ट करते चला जाए, उसमें सुधार होने लगा। फोटो इलेक्ट्रिक कलर को भरने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज किया जाएगी। इसके जरिए जो है बहुत ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल में भी एडवांसमेंट आई, जिसके जरिए लोग पब्लिशर जो है लगातार अपनी अपनी नई नई किताबें, नई नई तरीके की किताबें, सस्ती किताबें से लेकर के पॉकेट बुक्स लेकर के, नॉवेल्स लेकर के और ज्यादा छापने लगे और दुनिया में ये चीजें भेजी जाने लगी। और लोगों के अंदर नए नए सीरीज पढ़ाए जाने लगे, नए नए नॉवेल्स के चीजें पढ़ाई जाने लगी, जिसके जरिए लोगों के अंदर ये भाव बढ़े पढ़ने का। डस्ट जैकेट या जिसको आप पेपर बैक कवर कहते हैं, जो मैंने बताया कि उस समय जो है आपको जो है समझ लीजिए कि पेपर बैक एडिशंस आने लगे। अभी पेपर बैक एडिशन चलते हैं जिसमें हार्ड कवर रहेगा, मोटा कूट नहीं रहेगा, कागज की कवर रहेगी, वो जो है बढ़ने लगा। इंडिया का क्या सिचुएशन है प्रिंट को लेकर के, वो अपन लोग देखते हैं कि इंडिया में प्रिंट का लेकर के क्या सिचुएशन आने लगा। तो इंडिया में क्या चीजें होने लगी कि प्रिंटिंग को लेकर के इंडिया में क्या होने लगा। पहले प्रिंट के पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करता था। हर एंशिएंट टेक्स्ट जो है हाथ से लिखे जाते थे और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। जैसे तमिल में कोई टेक्स्ट है तो तमिल में लिखा जाएगा, अरेबिक में लिखा जाएगा, पर्शियन में लिखा जाएगा, संस्कृत में लिखा जाएगा, ऐसे लिखा था। इनको जो है पाम लीव्स पर लिखा जाने लगता था। फिर धीरे धीरे वो कागज पर आने लगा
और वो जो है धीरे धीरे अलग अलग डिजाइन पर बनाए जाने लगे मैन्युस्क्रिप्ट्स के जरिए। ये भी जो है आपको वुडन कवर्स में रखा जाता था या सील करके जो है उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा तक आप सुधार करने ठीक से नहीं रख पाएंगे, धीरे धीरे वो खराब हो जाते थे और बहुत ही ज्यादा खर्चीले भी होते थे और आसानी से खराब होने वाले भी होते थे और इनको ठीक से हैंडल किया जाना चाहिए था मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के। इसलिए यहाँ पर भी प्रिंटिंग की शुरुआत होने लगेगी। इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल, स्टूडेंट्स वर ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट्स। बहुत सारे वहां पर जो आप सुना होगा श्रुति या स्मृति वाली टेक्नोलॉजी से ही पढ़ाई होती थी, तो किताबें अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं आई थी। उन्हें लिखना सीखा था, टीचर्स बोलते थे श्रुति और फिर अपने दिमाग में बैठा लेते थे, दैट इज कॉल्ड स्मृति। तो मेनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट इवन एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। किताबों को बिना पढ़े हुए बहुत बार भारत में जो है पढ़ लिया गया। लेकिन जैसे ऐसे सारे समझ लीजिए कि पोर्तुगीज और डच और फ्रेंच और इंग्लिश आने लगे, तो वो अपने साथ साथ प्रिंटिंग प्रेसेस भी लेकर के आने लगे और यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। 1764 में 50 बुक्स जो है वो प्रिंट किए गए कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेजेस में। यहां पर 1579 में बात करें तो पहली तमिल किताब छापी गई, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा। 1713 में आपको पहली मलयालम किताब छापी गई और डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्स्ट में अपनी बातों को समझ लीजिए एक तरह से छापा। 1780 से जेम ऑगस्टिन हिकी बिगन टू एडिट बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट एक तरह की मैगजीन थी जिसके जरिए जो है इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाता था। दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ये सबके लिए खुले हुआ था और समझ लीजिए प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ही भेजा जाने लगा। सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दैट बिगन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। भारत में जो है अंग्रेजों ने भी जो है प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दी अपनी बड़ाई करने के लिए, या भारत में ये दिखाने के लिए देखो हम लोग कितनी सारी चीजों का बदलाव किया है, जिसमें हिकी के द्वारा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा भी जो है इन किताबों को छापा जाने लगा। ही आल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। जो भी यहाँ पर कंपनी रूल चलता था वहां पे सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में भी यहाँ पर बात किया जाने लगा। Enraged by this, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स persecuted हिकी। इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स गुस्सा आ गया कि आप हमारे खिलाफ क्यों बात कर रहे हो, हमारी बड़ाई करो सिर्फ, इसलिए उनको जो है फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। Encouraged by the publication officially sanctioned newspapers that could counter the flow of information that damaged the image of the colonial government। लोगों ने कहा लगा कि ऐसी किताब छापोगे तो आपको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए जो है इंडियंस धीरे धीरे अपनी इंडियन न्यूज़पेपर्स भी छापने लगे, जिसमें जो है पहला आता है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने जो है बंगाल गैजेट को एक तरह समझ लीजिए कि आगे बढ़ाया और जिसमें जो है समझ लीजिए कि गंगाधर भट्टाचार्य जो है वही इसको समझ लीजिए एडिट वगैरह करते थे। रिलीजियस रिफॉर्म भी होने लगा, पब्लिक डिबेट्स भी आने लगे कि 19th सेंचुरी से आते आते आप जो है धीरे धीरे देख सकते हैं कि रिलीजियस इश्यूज भी आगे बढ़ने लगे। इसको लेकर के भी जो है अलग अलग चैलेंजेस आने लगे और इसको कन्फ्रंट करने लगे भी नई नई किताबें, नई नई मैगजीन्स भी छापे जाने लगी, जो बहुत सारे रिलीजियस लोगों को भी बुरा लगने लगा। सम क्रिटिसाइज्ड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म व्हाइल अदर्स काउंटर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ रिफॉर्मर्स। जैसे मैं बताया कुछ लोग रिफॉर्म चाहते थे और कुछ लोग चाहते थे रिफॉर्म नहीं हो, और इनके बीच में क्रिटिसिज्म चलने लगा। दीज डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। प्रिंट में भी मतलब किताबों के जरिए भी और ऐसे भी डिबेट्स होने लगे। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट दे शेप्ड द नेचर ऑफ द डिबेट। प्रिंटिंग प्रेस जैसे यहां पर भी आने लगी, यहां पर भी जो है अलग अलग डिबेट्स आने लगी। अ वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दीज पब्लिक डिस्कशंस एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। न्यू आइडियाज एमर्ज थ्रू दीज क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस। मतलब अब लोग जो है आम आदमी भी अपनी बातों को रख पा रहा था और इसके जरिए जो है क्लैशेस भी होंगे, ऑब्वियस बात है। इसीलिए जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आने लगी कि विडो जो सती प्रथा थी वो होनी चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर बातें होने लगी। विडो रीमैरेजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या समझ लीजिए कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो प्रीस्ट्री की थी वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है मूर्ति पूजा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी डिस्कशंस किताबों के जरिए भी होने लगा और लोग जो है अब इसके बारे में बातें करने लगे, डिबेट्स होने लगे और इसके जरिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये भी जो है पहुंचने लगे। मतलब राजा से लेकर के कंपनी रूल से लेकर के जो भी लोकल ट्रेडिशंस थे, ये सारे चीजों के ऊपर इंडिया में भी डिस्कशंस होने लगे। राजा राम मोहन राय जो है सम्मान कौमुदी 1821 में छापा, जिसमें जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन जो है समाचार चंद्रिका वो जो है इसके ओपिनियंस को विरोध करने लगे कि आप ऐसा क्यों छाप रहे हैं। 1822 में बात करें तो 2 पर्शियन न्यूज़पेपर छापे लगे, जमी जहां नामा और शमशुल अकबर। ये भी जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सेम ईयर में गुजराती पेपर आने लगा जिसको बॉम्बे समाचार किया जाने लगा, वो भी अपने अखबार को छापने लगा। नॉर्थ इंडिया में जो बात करें बहुत सारे उलेमास जो है मुस्लिम डायनेस्टीज के जो है कोलैप्स को लेकर के बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। इन्होंने भी जो है अलग अलग समझ लीजिए कि किताबों के जरिए जो अपने बातों को पहुंचाने लगा, पर्शियन भाषा में, अरेबिक भाषा में, उर्दू में, या अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पहुंचाया जाने लगा। देवबंद जो है अभी यूपी में देवबंद, वहां पर जो है 1867 में जो है अलग अलग किताबें छापने जाने लगी, जो मुस्लिम लीडर्स को भी जो इन्फ्लुएंस करने लगी। वो भी जो है किताबों को पढ़ने लगे और इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स यानी इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है उनको पढ़ाया जाने लगा। ठीक है जी। फिर वो कहा जाने लगा, उसके अलावा जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फतवा भी जारी किया जाने लगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको सिर्फ जो है
इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स ही पढ़ना है. Although the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of the faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents. फिर अलग अलग इसमें भी विचार आने लगे, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगे रिलीजन को. वो भी किताबें जो है बहुत ज्यादा फेमस होने लगी. तो हिंदूज में भी जो है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में बातें आने लगी, जो गॉड गॉडेस के बारे में, रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में या सोशल ट्रेडिशन के बारे में बात किया जाने लगा. इसमें जो है आता है, पहली बात छापा जाता है, किताब छापा जाता है रिलीजियस बुक्स को, वो आता है रामचरितमानस जो तुलसीदास का था, और वो लगभग 16th सेंचुरी की किताब को जो है 1810 में जो है छापा जाने लगा. मिड 19th सेंचुरी तक आते आते छोटी छोटी समझ लीजिए कि मैगजीन्स के तौर पर जो है मार्केट में किताबें छप गई, और अलग अलग पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इनके बारे में भी जो है भेजा जाने लगा. 1880 से नवल किशोर प्रेस जो है वो लखनऊ में शुरू हुआ, श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो है वो बॉम्बे में शुरू हुआ. मतलब अब धीरे धीरे लोकल लैंग्वेजेस में भी लोगों ने प्रेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया. हालांकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आता है, ठीक है जी. They could also be led to the large group of literate men and women. पढ़े लिखे लोगों तक पहुंच रहा था, रिलीजियस टेक्स्ट था, उस पर डिस्कशंस होने लगी थी, जैसा मैंने बताया. उसके बाद आपको इन जो पब्लिकेशन जो प्रिंट करती थी, और भी तरीके चाहते थे कैसे इन लोग इन कम्युनिटीज के बीच में, इन रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में और भी प्रिंट कल्चर्स पहुंचाए जाने लगे. न्यूज़पेपर जो है एक से जगह दूसरी जगह जाने लगा, और पैन इंडिया इन्फॉर्मेशन भेजा जाने लगा. बात आती है प्रिंटिंग क्रिएटेड एपेटाइट फॉर न्यू काइंड ऑफ राइटिंग. जैसे बताया, लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, अब लिखना भी शुरू करने लगे. जैसे यूरोप में होने लगा, लिखने की भी शुरुआत लोगों ने अब करना शुरू की. More and more people could now read. They wanted to see their own lives, experiences, emotions and relationships reflected in what they read. अब लोगों को लगना कि ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस बुक्स पढ़ लिए, कुछ नॉवेल लिखो भाई, कुछ हमारे जिंदगी से आसपास, जैसे मुंशी प्रेमचंद जिसमें बहुत ज्यादा फेमस हुए, कविताएं लिखने वाले बहुत सारे लोग फेमस हुए. तो लोगों ने लिखना शुरू किया, जो लोग चाहते थे पढ़ना, अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास की कहानी को, और ये देखते देखते जो है समझ लीजिए कि एक लिखने वाली जर्नी भी शुरुआत हो गई, जिसके जरिए प्रिंटिंग प्रेस बहुत काम आया. अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग. क्या क्या आने भैया, लिरिक्स आने लगा, कहानियां, सॉरी क्या बोलते हैं आपको, जो है गाने लिखने लगे, शॉर्ट स्टोरीज आप लिखने लगे, एसेज लिखने लगे. ये सब जरिए भी जो है भारत में समझ लीजिए रीडिंग टेक्निक्स बढ़ने लगी. बाय द एंड ऑफ द 19th century, a new visual culture was taking shape. With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images could be easily reproduced in multiple copies. तस्वीरों को छापा जाने लगा. इमेजेस, भारत माता के इमेजेस आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में ही, अलग अलग लीडर्स के इमेजेस को छापा जाने लगा. इसके जरिए पुअर वुड इंग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक्स सेट अप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप्स. जो अलग अलग वुड कार्विंग्स कर पाते थे वो प्रिंटिंग प्रेसेस के आसपास रहते थे, उनके द्वारा अलग अलग तस्वीरें छपाई जाने लगी, कैलेंडर्स के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से. ये सारी चीजें भी जो है छापने लगे, लोग अपने घरों पर, दीवारों पर चिपकाने लगे, और इसके जरिए जो है प्रिंट जो है नए तरीके से लोगों के अंदर भावना बढ़ने लगा. इससे मॉडर्निटी भी आने लगा, ट्रेडिशन भी आने लगा, रिलीजियस और पॉलिटिक्स भी आने लगा. इसके अंदर जो सोशल और कल्चर रिलेटेड भी चीजें आने लगी. 1870s तक आते आते caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers, some commenting on social and political issues. मतलब पॉलिटिकल इश्यूज पर कार्टून, आज भी अखबारों में कार्टून छप जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्टून छपने लगे. कुछ ऐसे थे जो इंडियन फैसिनेशन जो है वो some caricatures ridiculed the educated Indian fascination with western tastes and clothes, while other expressed the fear of social changes. कुछ ऐसे कार्टून थे जो भारतीयों को अंग्रेजी परिधान में, अंग्रेजी वेशभूषा में चाहते थे दिखाना, उसके लिए मजाक उड़ाते थे. वो चाहते थे नहीं, ऐसा बदलाव होना ही चाहिए. They were imperial caricatures lampooning nationalist as well as nationalist cartoon criticizing imperial rule. दोनों तरह के रूल थे. एक दोनों तरह के कार्टून्स भी छपते थे. कुछ लोग नेशनलिस्ट लीडर्स को, रिवॉल्यूशनरीज को मजाक उड़ाते थे, और कुछ जो है रिवॉल्यूशनरीज अंग्रेजी सरकार को मजाक उड़ाती थी. महिला इसमें क्या करी थी भैया, लाइफ्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन began to be written in particularly vivid and intense ways. महिलाओं के बारे में भी कहानियां लिखे जाने लगी, कविताएं लिखने जाने लगी. इसके जरिए महिलाएं भी पाठक बनने लगी. बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने वाले लोग महिलाएं भी हो गई. लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स began educating their women folk and home and sent them to schools. Then women's schools were set up in the cities and the towns after mid 19th century. जो पुरुष समझ लीजिए घर में पति के तौर पर, पिता के तौर पर रहते थे, वो महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजने लगे, जो थोड़े से लिबरल थॉट के थे, और वो पढ़ने लगे महिलाएं, तो और रीडर्स महिलाओं के तौर पर बढ़ने लगे. बहुत सारे ऐसे जो है जर्नल्स और मैगजीन्स और किताबें छपने लगी, जिसमें महिलाओं की बातें की जाने लगी, महिलाओं को क्यों एजुकेटेड किया जाना चाहिए, महिलाओं को क्यों फ्री होना चाहिए. मतलब फेमिनिज्म की भी शुरुआत इसमें होने लगी. दे ऑल्सो कैरीड अ सिलेबस एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग. पढ़ाई के साथ साथ वो जो है, जिसको आप होम साइंस कहते हैं, कि खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे पकाते हैं, स्वेटर कैसे बुनते हैं, ये सभी बातें इसमें आने लगी.
लेकिन सारी फैमिलीज तो लिबरल थी नहीं, बहुत सारी महिलाओं के परिवार से थे जो कंजर्वेटिव थी, जो पढ़ाई लिखाई से उनको दूर रखते थे। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट द लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम्स फियर्ड दैट द एजुकेटेड वुमन बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। जैसे हिंदू परिवारों में महिलाओं को नहीं पढ़ने से रोका जाता था, हो सकता है परिवार छोड़ दे, घर छोड़ दे, वैसे मुस्लिम धर्म में भी जो है महिलाओं को पढ़ने लिखने से रोका जाता था। समटाइम्स रिबेल वुमेन डिफाइड सच प्रोविजंस, बहुत बार महिलाओं ने इसके खिलाफ भी बात की और अपने पढ़ाई लिखाई को शुरुआत किया जाने लगा, या उनको भी अपना एजुकेशन वो लोग लेने लगे और अलग अलग समझ लीजिए कि टेक्स्ट बुक्स के जरिए वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने लगे, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने लगे और घर के कामों भी करने लगे। ईस्ट बंगाल अर्ली 19th सेंचुरी, Raj Sundari Devi, a young married girl in very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen। एक जो है महिला है जो समझ लीजिए बहुत ही छोटे उम्र में उनकी शादी हो गई थी, वो ऐसे परिवार से देवी को पढ़ने, वो किचन में जाकर के चोरी छिपे पढ़ती थी। पढ़ करके जो है वो आगे चलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं, आमार जीवन मतलब मेरी जिंदगी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876, कि मैं कैसे पढ़ना शुरू की। ये जो है पहली बार फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो किसी बंगाली भाषा में लिखी गई थी। उसके अलावा सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, नॉवेल्स हो गए, धीरे धीरे जो है महिलाओं के इमोशंस, महिलाओं की जिंदगी के ऊपर बात करने लगे और धीरे धीरे इंटरेस्ट इसकी भी बढ़ती चली गई। फ्रॉम द 1860s a few Bengali women like कैलाश बाशिनी देवी wrote books highlighting the experiences of women about, महिलाएं बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं कि महिलाओं को कैसे घर में कैद रखा जाता है, महिलाओं को कैसे जो है डोमेस्टिक लेबर कराया जाता है, उनके बारे में नहीं सोचा जाता है, कैसे उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है या अन्याय तरीके से बात किया जाता है। ये सब किताबें अब छपने लगा। 1880 से लेकर के जो है आपको जो है अलग अलग किताब को समझ लीजिए कि लिखने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग आने लगे, जिसमें पंडित रामाबाई, ताराबाई शिंदे, ये सारे लोग जो है महिलाएं बहुत ज्यादा फेमस हुई। इन्होंने जो है अपने अपने समझ लीजिए कि बातों को रखा, गुस्से में रखी अपनी बातों को, अपने महिलाओं की जिंदगी कैसे खराब हो रही थी उनके बारे में रखा। अपर कास्ट हिंदू महिलाएं जो थी, खासतौर पे विडोज, उनके बारे में बात किया जाने लगा। A women Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations। बहुत सारी महिलाएं तमिल में भी लिखना शुरू की कि महिलाओं के बारे में क्यों बात किया जाना चाहिए, क्यों महिलाओं को पढ़ने लिखने देना चाहिए। उर्दू में, तमिल में, बंगाली में, सारी भाषाओं में समझ लीजिए कि 1870 के बाद से बहुत सारी बातें होने लगी, किताब छपने लगे और इसके जरिए जो है बहुत बड़ा सेक्शन आने लगा पढ़े लिखे महिलाओं का, जो धीरे धीरे समझ लीजिए कि पढ़ाई की तरफ आने लगा। ये सारी महिलाएं क्या क्या डिस्कशन करती थी, वुमेन की शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, विडोहुड जो है, जो कह लीजिए कि विधवा हो जाती है उनके साथ जो है क्यों इतना अत्याचार होता है, विडो रीमैरिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो है नेशनल मूवमेंट में महिलाओं का क्या योगदान होना चाहिए, इन सब चीज़ से लेकर के जो है लोगों ने घर में कैसा काम होना चाहिए, फैशन लेसन्स, कैसे साड़ी पहनना चाहिए, कैसे खाना पकाना चाहिए, कहानियों से कविताओं से लेकर के पंजाब में जो अलग अलग फोक स्टोरीज भी बनाए जाने लगा, जिसके जरिए लोगों ने पढ़ने लगा। राम चड्डा पब्लिश जो है उन्होंने फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म किताब नाम से भी जो है, विचार नाम से भी जो किताब छापा लगा कि महिलाओं को क्या सिखा जाना चाहिए, क्या उनको सिखाया जाना चाहिए। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी था, उन्होंने भी छोटी छोटी किताबें जो है ऐसे ही मैसेज कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, महिलाओं को कैसे बात करना चाहिए, सब चीजों के बारे में महिलाओं के लिए बात किया जाएगा। बंगाल में जो है पूरे सेंट्रल कैलकाटा में बात किया जाए तो लोग जो है प्रिंटिंग पॉपुलेशन को पढ़ने की बात कर रहे थे। अब आती है प्रिंट एंड सेंसरशिप, मतलब कि भारत में इसके सवाल प्रिंट पर क्या बात थी भैया, इसको भी रोका जाने लगा क्या। 1798 के पहले कॉलोनियल स्टेट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी और वो जो है सेंसरशिप को लेकर के परेशान थी। स्टिलली इट्स अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ द कंपनी मिसरूल एंड हेटेड द एक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी ऑफिसर्स। पहले तो वो शुरुआत अंग्रेजों के ऊपर ही किया गया, भारत में जो अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ कुछ मत बात करो पहले, फिर बाद में सबके खिलाफ होने लगे। द कंपनी वाज वरीड अबाउट द सच क्रिटिसिज्म माइट यूज बी इन इंग्लैंड टू अटैक द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। ऑब्वियसली वो अपने चिंता में थे कि वो जो है अंग्रेजी हुकूमत के बारे में या अंग्रेजी कंपनी के बारे में बुरी बातें ना कहें। By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control the press freedom, and the company began encouraging publication of the newspaper that would celebrate British rule। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहने लगा कि जो है सारी किताबों को छापा जाने से रोका जाना चाहिए और ब्रिटिश कंपनी भी जो है अलग अलग किताबों के जरिए जो है अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी पावर सेलिब्रेट करने के लिए किताबों को छपवाने लगी। 1835 में बात किया जाए तो गवर्नर जनरल बेंट्रिक आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रेस लॉज को लेकर के थोड़ी सी बदलाव आनी चाहिए। लेकिन आगे आते हैं थॉमस मैकले जो कहते हैं कि नए रूल्स जरूर आने चाहिए कि जो है कह सकते हैं कि प्रेस के फ्रीडम को लेकर के, और इसलिए जो है समझ लीजिए कि
प्रेस के बारे में या यूं कहूं कि किताबों के बारे में अलग अलग समय में अलग अलग बातें आने लगी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। 1857 के बाद बातें बदलने लगी। एनरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑफ द नेटिव प्रेस। अंग्रेजी हुकूमत जो चाहते थे कि लोकल में जो है आप भाषा में छाप रहे हैं या लोकल इलाके में जो आप क्रांति को लेकर के बातें छाप रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकेम assertively nationalist, the colonial government began debating the measures of the stringent control। जैसे मैं बताया था कि लोकल भाषा में लोगों ने विद्रोही बातें करने लगी, तो इसलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसके जरिए जो है सरकार जो प्रतिबंध लगाती है जितने भी लोकल भाषाओं में भाषा चल रही थी प्रेसेस और जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी, इन सबको जो है सरकार ने बंद कर दिया या बंद करने की कोशिश की। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। अब जो है वो नजर रखने लगे कि अगर कोई छाप भी रहा है कि ठीक है सॉरी अब से नहीं छापेंगे, तो उनके ऊपर नजर भी बरकरार रखा जाने लगा और उनके ऊपर जो है सेडिशन के चार्जेस लगाए जाने लगे, देशद्रोह का चार्ज लगाया जाने लगा अगर उन्होंने जो है किसी प्रकार की बात ऐसी कही तो। डिस्पाइट रेप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इतने सबके होने के बावजूद भी ऐसी जो है अखबारें थी वो बढ़ती चली गई और वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है बात करने लगी। पंजाब में भी जो है बाल गंगाधर तिलक के जरिए जो है केसरी नामक, पंजाब केसरी नामक छापा जाने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में क्रांति में सहयोग दिया। इस प्रकार ये पूरा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो है ये क्विक टर्म्स नोट डाउन कर लिए होंगे आप, और इनमें से इंपॉर्टेंट कुछ ही फीचर्स हैं जिसमें इंडिया वाला हिस्सा हो गया और उधर जो है आपको समझ लीजिए कि रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स के बारे में जो यूरोप में हो रहा था। ठीक है जी, पढ़ते रहिए, गर्दा मचाते रहिए। हर हर महादेव।